हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटोमीटर बाय कल्पना सिंह। लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ और बहुत सारा जो भी डिस्कशन था, फेडरल सिस्टम था, उसके अलावा जितने भी जो लिस्ट हैं 3 स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, उसकी डिटेल बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन की। भारत शासन अधिनियम 1935 में न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की थी। तो ये जो है 1935 से स्टार्ट हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन। अब उसके बाद आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, जिसकी विशेषताएं हैं, जिसमें से पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया हमने, कैबिनेट सिस्टम अडॉप्ट किया है, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी कि संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार रिटे यानी कि प्रोरोगेटिव रिट्स। उसके बाद आता है सिंबॉलिक, जो हेड ऑफ स्टेट यानी कि राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरलिज्म यानी कि सदनवाद, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, और संसदीय व्यवस्था। अब हम डिटेल में बात करेंगे। लगभग सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं 3 मुख्य अंगों से मिलकर बनी हैं। अंतर संबंधों, कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर तथा शक्ति के बंटवारे के आधार पर पुनः 3 भागों में बांटा गया है, जो विश्वभर में प्रचलित है। संसदीय शासन प्रणाली, इसे कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन व्यवस्था में सारी शक्ति संसद के हाथों में होती है। इसमें मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जबकि अध्यक्ष केवल नाममात्र का देश का प्रमुख होता है। वही अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में देश के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कार्यपालिका की सारी शक्ति अध्यक्ष में निहित होती हैं। तीसरी शासन व्यवस्था अर्ध अध्यक्षात्मक है। ऐसी शासन व्यवस्था में शक्ति मंत्रिपरिषद और अध्यक्ष के समान रूप से विभाजित होती है। संसदीय शासन प्रणाली के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ब्रिटेन, कनाडा, जापान तथा भारत हैं। अध्यक्षीय प्रणाली का अमेरिका, जबकि अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था श्रीलंका में दिखती है। अब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। सबसे पहले आता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की अगर डिटेल में बात करें, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसमें कार्यपालिका विधायिका में से ही बनती है, अर्थात कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं होती। विधायिका में जिस दल को बहुमत मिलता है, कुल सीटों का आधे से अधिक, उसी दल का एक प्रतिनिधि समूह मंत्रिपरिषद के रूप में कार्यपालिका बन जाता है। संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट में कैबिनेट व्यवस्था भी कहा जाता है, इसमें क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। इसे उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कैबिनेट संसद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है और इसका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक इन्हें संसद का विश्वास प्राप्त होता है। उसके बाद आता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। राष्ट्राध्यक्ष का नाम मात्र का होना। संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष का केवल नाम मात्र का महत्व होता है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो पावर होती हैं, जो सारी पावर होती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती हैं, और जो राष्ट्रपति हैं हमारे, वो सिग्नेचर करते हैं किसी भी जो लॉ बनता है, और उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं। अदरवाइज़ जो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है, रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं, ही और शी इज़ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष का केवल नाममात्र का महत्व होता है। उसका शासन पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होता। उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन के राजा तथा भारत के राष्ट्रपति का नाममात्र का ही महत्व है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि द्विसदनीय विधायिका, जिसमें कि 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। संसदीय, जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरीके से यहाँ पे निम्न सदन हिंदी में बोला जाता है और उच्च सदन बोला जाता है। संसदीय प्रणाली में विधायिका आमतौर पर 2 सदनों में विभाजित होती है।
निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। मुख्यतः निम्न सदन के सदस्यों का निर्वाचन देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है, जो लोगों का प्रत्यक्ष रूप से देश की संघीय व्यवस्था में प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न राज्यों को देश की संघीय विधायिका में प्रतिनिधित्व देने के लिए तथा कुछ हद तक अति विशिष्ट व गणमान्य लोगों को संसद में शामिल होने का मौका देना होता है। इनको जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है कि ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। अब आती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि अमेरिका में है। शक्तियों के पृथक्करण तथा नियंत्रण का संतुलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस प्रणाली का शक्तियों के पृथक्करण तथा नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण कार्यपालिका विधायिका से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, अर्थात इसमें कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति का चयन विधानमंडल के सदस्य नहीं करते, अपितु जनता सीधे तौर पर करती है। जैसे ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका में तो डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। अब जो बिडेन बने हैं तो वो भी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है उनको जो चूज़ किया गया है जनता के द्वारा। इसी उद्देश्य से बनाए गए निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति जनता की पसंद से चुना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया में चुना जाता है तो इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद जो है फिर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से और जो भी बहुमत मिलता है जिनको, वो चुने जाते हैं। अब आगे बात करते हैं वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष की। इसमें यहाँ पर राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष नहीं होता, बल्कि वास्तविक अध्यक्ष होता है। वह राज्य के सभी प्रमुख निर्णय स्वयं लेता है। यहाँ पर राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष नहीं होता, बल्कि वास्तविक अध्यक्ष होता है। वह राज्य के सभी प्रमुख निर्णय स्वयं लेता है। वह किसी अन्य की सलाह के अनुसार कार्य करने को बाध्य नहीं होता। चूँकि कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति विधायिका का सदस्य नहीं होता, इसलिए विधानमंडल सामान्य परिस्थितियों में उसे हटा नहीं सकता। केवल विरलतम यानी कि एडवर्स सिचुएशन में ही विधानमंडल महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा सकता है, किंतु यह प्रक्रिया मनमाने तौर पर नहीं की जा सकती। अब बात आती है कार्यपालिका द्वारा विधायिका के निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अध्यक्षीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका पृथक होती हैं, तो ऐसे में राष्ट्रपति को संसदीय प्रणाली की भांति यह शक्ति नहीं प्रदान की गई है कि वो अपने विवेक के अनुसार विधायिका को भंग कर सके। राष्ट्रपति का यह बाध्यता नहीं होती है कि वो विधायिका में से ही अपने मंत्रियों का चयन करे। वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना सकता है जो उसकी नज़रों में वह विभाग या मंत्रालय संभालने के योग्य है। यानी कि कोई भी जो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ही, जैसे जो बिडेन अपनी एक पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हैं, उसमें जो भी मंत्री वगैरह हैं तो वो अपनी चॉइस के ले सकते हैं, बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कि भारतीय संविधान में कैबिनेट नामक शब्द मूल रूप से संविधान में नहीं था। इसे मोरारजी देसाई द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में संविधान में जोड़ा गया था, किंतु मंत्रिपरिषद शब्द मूल संविधान में था। अब आती है मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद। केंद्र और सभी राज्यों के निचले सदन की कुल संख्या का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। इन्हीं से मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। और एक्सेप्शन के तौर पर दिल्ली में कुल सदस्य जितनी भी संख्या है 10% ही मंत्री बन सकते हैं। 15% का यह नियम 91st यानी कि 91वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जोड़ा गया था। मंत्रिपरिषद इज इक्वल टू सरकार यानी कि गवर्नमेंट, और उसी में है लेजिस्लेचर यानी कि कार्यपालिका। अब बात आती है मंत्रिपरिषद को ही सरकार या कार्यपालिका कहा जाता है, जिसका निर्माण देश तथा विभिन्न राज्यों के शासन को चलाने के लिए किया जाता है। मंत्रिपरिषद की कुल संख्या विधायिका के निचले सदन की कुल संख्या की 15% ही होती है, और
91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करती है। तीनों राज्यों की विधायिका के निचले सदन की कुल संख्या के आधार पर हम मंत्रिपरिषद को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, अब इसमें छोटी सी टेबल बनी हुई है जिसमें कि राज्य राजस्थान, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि हरियाणा, राजस्थान और यूपी में जो जितने विधायिका लेजिस्लेचर में निचले जो भी लोकसभा में 200 सीट्स हैं, 90 है हरियाणा में और 403 है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 200 का 15% होगा 30, और इसमें जो है 90 का 15% होगा 14। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का 403 का 15% होता है 60। तो ये जो है नंबर्स होंगे मिनिस्टर्स के, और सदन की कुल सीटों अर्थात राजस्थान में, अर्थात हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में जो भी होगी मंत्रिपरिषद की संख्या होगी 30, 14 और 60। तो ये जो है बाइफर्केशन है। तो इसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसमें, तो इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो, बिकॉज ये इसी में ही है कि 15% जो है वो मंत्रिपरिषद होगा और उसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसमें थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। मंत्रिपरिषद की संख्या 30 होगी, मंत्रिपरिषद की संख्या 14 होगी हरियाणा में और 60 होगी उत्तर प्रदेश में। उपरोक्त उदाहरण में आपने देखा है कि राज्य की विधायिका के निचले सदन में कुल 200 सीटें हैं, जिसका 15% अर्थात 30 सदस्यों को राजस्थान की मंत्रिपरिषद कार्यपालिका सरकार का गठन होगा। वहीं हरियाणा में निचले सदन की कुल संख्या 90 है, जिसका 15% होगा 14 सदस्यों में से मिलकर हरियाणा की मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा। तो सिमिलरली ये जो है एग्जाम्पल ऐसे ही दिए हुए हैं। अब मंत्रिपरिषद को पुनः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे लास्ट वाला जो स्टैंजा है आप वो देखिए, क्योंकि मैं जो मेरी पॉलिटी की इंग्लिश वाली सीरीज़ है उसमें मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो ये जो है हिंदी वाले नोट्स हैं, तो ये आप डिक्टेट कर रही हूँ मैं, तो ये आप एक बार देख सकते हो। और बाकी जो भी चीज़ें नहीं समझ आई तो उस वाली प्लेलिस्ट में और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है कम से कम 3 क्लासेस में ख़त्म होता है। बट आई एम ट्राइंग टू सेव द टाइम, और ये चीज़ें आपको ईजिली समझ आ जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे तो आपको ईजिली समझ में आता रहेगा। टॉपिक वाइज आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे, इसमें से कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, कैबिनेट स्टेट मिनिस्टर, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, फिर स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं और उसके बाद होते हैं उप मंत्री। सो इन सभी की नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद निचले सदन का 15% होता है, किंतु अगले दल के नेता प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है कि वो इनमें से किसको क्या दर्जा देंगे। यह मंत्रिपरिषद सदस्यों में से ही किसी को कैबिनेट का सदस्य बना सकता है, तो किसी को राज्य मंत्री या उपमंत्री बना सकता है। तो ये जो होगा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कैबिनेट की। अब हम बात करेंगे डिटेल में जो तीनों टाइप के मिनिस्टर्स हैं उनकी। सो कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करते हैं। यह मंत्रिपरिषद का सबसे उच्चतम दर्जा होता है। कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है, जैसे कि अमित शाह हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह हैं, उसके बाद जो नितिन गडकरी हैं और भी बहुत सारे जो भी मिनिस्टर्स हैं, तो वो इन बैठक में भाग लेते हैं। वैसे तो नितिन गडकरी भी नहीं होंगे, वो तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, बट येस हाँ फिर भी उनका एक इम्पॉर्टेंट दर्जा है। बट 4-5 ही होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, और जैसे एस जयशंकर हैं वो इंटरनेशनल जो भी रिलेशंस हैं उसके लिए हैं, तो ये विदेश मंत्री। तो 4-5 ही मिनिस्टर्स होते हैं जो कि इसमें आते हैं। तो इसमें मेनली सभी कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रालय दिए जाते हैं, जिसमें से प्रमुख होते हैं। कैबिनेट शब्द मूल संविधान में नहीं था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसे जोड़ा गया था। ध्यातव्य है 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। उसके बाद से इसमें केवल उनके द्वारा ही बिना किसी मंत्री के विचार विमर्श के राज्य आपातकाल को देश पर आरोपित किया गया, अर्थात केवल एक व्यक्ति ने पूरे देश का भविष्य तय किया था। इसीलिए जब 1977 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर जो है उसका फ़ायदा उठा सकता है। और उन्हीं की गवर्नमेंट में उन्होंने निश्चय किया कि कोई एक ऐसा व्यक्ति
भारत का भविष्य तय नहीं कर सकता और इसी कारण से कैबिनेट शब्द संविधान में जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य था यदि भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना हो तो पूरे कैबिनेट की लिखित मंजूरी से ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं होगा। यही कारण था कि कैबिनेट शब्द को 1950 कैबिनेट शब्द को जो है आर्टिकल 352 में जो नेशनल इमरजेंसी में जोड़ा गया और ये जो है पूरा जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 का था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं स्टेट मिनिस्टर्स यानी कि राज्य मंत्री। अब मंत्रिपरिषद की जो सेकंड सीरीज होती है, दूसरी श्रेणी होती है, इसमें क्या है, राज्य मंत्रियों या आप कह सकते हो कि दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री बोला जाता है। हालांकि ये कैबिनेट मंत्रियों से वेतन भत्तों और मामलों में कम महत्वपूर्ण नहीं होते, क्योंकि इसके वेतन और जितने भी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं इनको लगभग कैबिनेट मंत्री के समान ही होते हैं, पर व्यवहारिक तौर पर ये कैबिनेट मंत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात आती है, राज्य मंत्री भी दो प्रकार के हैं यहाँ पे। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, जिसके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता वो राज्य मंत्री। अब स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री वे होते हैं जिसमें किसी मंत्रालय के अंदर ही एक स्वतंत्र विभाग दिया जाता है। ठीक है, तो एक मंत्री बना दिया आपको स्वतंत्र प्रभार, आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया और उसी में ही आप जो है अपना पूरा फंक्शनिंग कर रहे हो। और इसमें बोला जाए स्वतंत्र जो डिपार्टमेंट देता है और ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। इन्हें मंत्रिमंडल की उन बैठकों में बुलाया जाता है जब इनके विभाग से संबंधित जो भी मुद्दे पर चर्चा करनी होती है। जबकि राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है वे किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, यानी कि कोई कैबिनेट मंत्री है उसके जो भी सब डिपार्टमेंट्स कुछ बना दिया और उनको बोला जाता है कि आप जो है आउटर बाहर बैठ के आप सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं उप मंत्री। इसमें इनके पास ना तो कोई मंत्रालय होता और ना ही कोई विभाग। प्राय एक राजनेता को प्रशिक्षण देने के लिए उपमंत्री बनाया जाता है। उपमंत्री या तो किसी कैबिनेट मंत्री या किसी राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है और मंत्रिपरिषद की संख्या 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में 15% जो करने का प्रमुख कारण इनके पहले विधानमंडल के सदस्यों और मंत्री के अंतर को समझना ज़रूरी है, क्योंकि फिर सभी बोलेंगे कि हमें भी मीटिंग अटेंड करनी है और इम्पोर्टेंस हो नहीं हो, सारी चीज़ें हर किसी मिनिस्टर को नहीं बताई जा सकती। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लेजिस्लेचर। अब एक और टर्म आपने कभी सुनी होगी, किचन कैबिनेट। तो ये जो टर्म है स्पेशली इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में ही मेनली इजाद की गई, या कह सकते हो कि उसी टाइम पे ज़्यादा चलन में था। हाल ही के कुछ वर्षों में राजनीति में एक नए शब्द में अपनी जगह बनाई है और यह शब्द किचन कैबिनेट है। हालांकि इस शब्द का संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है, किंतु आज की राजनीतिक परिदृश्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। यह कैबिनेट मंत्रियों के समूह का एक छोटा उप समूह होता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर किसी भी मुद्दे पर त्वरित निर्णय लेता है, यानी कि जो भी रैंडम निर्णय होते हैं, जो कोई भी डिसीज़न होता है और इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है जैसे नहीं बताया जाता, जैसे कि नोटबंदी वगैरह हुई थी तो कुछ ही एक या दो ही मिनिस्टर्स को और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को पता था कि जो है डिमोनेटाइजेशन होने वाला है। अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, कैबिनेट के बड़े आकार के कारण सभी मंत्रियों को एक साथ बुलाना या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर निर्णय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वहीं किसी मुद्दे को गोपनीय बनाए रखने के लिए ही मंत्रियों का एक छोटा समूह लाभदायक होता है, इसीलिए इसे किचन कैबिनेट का नाम दिया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब इसके कुछ लॉक्यूनास भी हैं या फिर कुछ दोष हैं इसके। यह प्रणाली महत्वपूर्ण मामलों में जल्द निर्णय लेने में तो प्रासंगिक लगती है, किंतु एक लोकतांत्रिक देश में लंबे समय तक इस प्रणाली का होना लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ता है और जहां कुछ लोग ही शासन में महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं और शासन का केंद्रीकरण हो जाता है। उसके बाद आती है संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। अब इसमें जैसे
सांसदों और विधायकों को यानी कि एमपीज एंड एमएलएज को आम नागरिक की अपेक्षा कई विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं ताकि वे अपने जितने भी कर्तव्य हैं उनको प्रभावी रूप से संपादन कर सकें, देश व राज्य के लिए उचित कानून व्यवस्था का निर्माण कर सकें। इनको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। भारत में विधि कानून निर्माण की प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि कोई भी विधेयक बिल पहले किसी एक सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद जो है आगे पारित होता है। तो यहाँ से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में और वहाँ से पास होने के पश्चात अंत में राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं। तब जाकर वो विधेयक या बिल बनता है या एक्ट, कानून या अधिनियम, अमेंडमेंट बनता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले तक वो विधेयक बिल ही रहता है और लोकसभा, राज्यसभा और या फिर लोकसभा, राज्यसभा इनको सिग्नेचर करते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देते हैं तो एक्ट, कानून या अधिनियम बन जाता है। जैसे आपने सुना होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इसका अर्थ है कि भारत में कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का होना आवश्यक है। किंतु ये दोनों सदन पूरे वर्ष एक साथ नहीं बैठते, तो कुछ समय के लिए एक साथ आते हैं और इसी समय को सत्र कहा जाता है। संसद के 3 सत्र हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा एक वर्ष में 3 बार बैठते हैं। ये 3 सत्र हैं बजट सेशन यानी कि फरवरी से मार्च तक चलता है ये। दूसरा आता है मॉनसून सेशन, जुलाई से अगस्त चलता है और लास्ट होता है शीतकालीन जो सेशन होता है विंटर सेशन, नवंबर और दिसंबर चलता है। इन सत्रों का कोई निश्चित समय नहीं होता पर संभवतः ये इन्हीं महीनों में राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। अब तक यह स्पष्ट होगा कि भारत में कानून इन 3 सत्रों में ही बनते हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा इन्हीं 3 सत्रों में से आकर साथ में बैठती है और जो भी कानून होते हैं वो बनाती है, जो भी सुनवाई होती है उसमें बिल पे, और फिर वो एक्ट बन जाते हैं सबके कंसेंट की वजह से या एसेंट की वजह से। अभी ऊपर आपने देखा कि संसदों को आम नागरिकों की अपेक्षा कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिसका एक उदाहरण यह है कि किसी भी सांसद के खिलाफ किसी भी सत्र के शुरू होने के 40 दिन पहले से लेकर सत्र के दौरान तथा सत्र की समाप्ति के 40 दिन बाद तक कोई भी सिविल कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, परंतु आपराधिक मामलों में उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। संरक्षण उन्हें केवल सिविल मामलों में ही प्राप्त है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आती है प्रेरोगेटिव रिट्स यानी कि परमाधिकार रिटें। राष्ट्राध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाममात्र का महत्व यानी कि प्रेसिडेंट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष का केवल नाममात्र का महत्व होता है, उसका शासन पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होता। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन के राजा तथा भारत के राष्ट्रपति का नाम मात्र का ही महत्व है। अब आती है सिंगल सिटीजनशिप। इसमें मेनली इंडिया में भारत राज्य प्रत्येक नागरिक को केवल एक ही नागरिकता प्रदान करता है, जैसे कि इंग्लैंड में। भारत में केंद्र और सभी राज्यों के नागरिकों को एक ही नागरिकता प्रदान की गई है। ऐसा करने का मुख्य कारण था संविधान सभा द्वारा देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जाना। वहीं अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है या दोहरी न्यायपालिका की भी भांति दोहरी, जैसे वहाँ पे डबल जुडिशरी है, वहाँ पे डबल सिटीजनशिप भी है। इसमें मेनली जो नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात अमेरिका में केंद्र और प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग नागरिकता है। उसके बाद आता है बाईकैमरलिज्म यानी कि द्विसदनवाद। द्विसदनवाद का अर्थ होता है 2 सदनों का होना। इस अवधारणा को भी इंग्लैंड से ही लिया गया है, जिस कारण इंग्लैंड में 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसी प्रकार भारत में भी संघीय स्तर 2 सदनों को बनाया गया है, जिसमें जैसे आपने देखा होगा लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स की भांति तथा राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भांति, जबकि राज्य के स्तर पर 2 सदन विधानसभा तथा विधान परिषद हैं। अब इसमें हालांकि सभी राज्यों में दोनों सदनों का सृजन नहीं किया जाता है। फिलहाल 6 राज्यों में 2 सदन हैं,
ये हैं जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। संघीय स्तर पर कानून 98 सब्जेक्ट्स पर जो लॉज होते हैं वो बनाने की जिम्मेदारी संसद की है। लोकसभा, राज्यसभा राष्ट्रपति के द्वारा जो सिग्नेचर किए जाते हैं और वो एक्ट बन जाता है या कानून बन जाता है। जबकि राज्य स्तर पर कानून या जो लॉज हैं 59 सब्जेक्ट्स पर स्टेट लेवल पे बनते हैं और उनकी जिम्मेदारी विधानमंडल की होती है। जो 6 राज्यों में तो द्विसदनीय है, जबकि बचे हुए सभी राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा जो है राज्यपाल से एसेंट लेते हैं और उसके बाद जो है कानून बन जाता है द्विसदनीय विधानमंडल में। उसके बाद आता है विधानसभा राज्यपाल से जो है एसेंट लेते हैं और उसके बाद कानून बन जाता है एक सदनीय विधानमंडल में। अब आता है रूल ऑफ लॉ। लॉ इज सुप्रीम, ये तो आप सब जानते ही होंगे। कानून के समक्ष सब लोगों की समानता ही विधि के शासन का प्रमुख सिद्धांत है। भारत में इसे उसी प्रकार स्वीकार किया गया है जैसे कि यह अंग्रेजी अमेरिकी विधान में ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में घोषित किया गया है कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही कानून होगा जो सभी पर समान रूप से लागू होता है। जन्म, जाति इत्यादि कारणों से किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। आर्टिकल 14 किसी राज्य में किसी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त है तथा अन्य लोग इससे वंचित हैं तो वह विधि का शासन नहीं कहा जाता। अब आपने देखा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, वहाँ से हमने क्या क्या लिया है। वहाँ से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, उसके बाद आता है न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरावलोकन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और उसके बाद आता है आइडियाज़ ऑफ सुप्रीम जजेस हैं और हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, और उसके बाद आता है राष्ट्रपति का महाभियोग। तो ये जो है, उसके बाद प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल की भी काफ़ी सारी जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अब प्रियम्बल के बारे में डिटेल में बात करते हैं। प्रियम्बल में डिटेल में बात करने से पहले हम जो फिगर है इस स्लाइड में वो देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा लेजिस्लेचर का एक बड़ा वाला सर्कल बना हुआ है और एग्जीक्यूटिव का छोटा सर्कल। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन लेजिस्लेचर से ही होता है, यानी कि विधायिका से ही होता है। और जुडिशरी जो है बिल्कुल सेपरेट होती है इसमें। और इसमें जो है पार्लियामेंट और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये तो पार्लियामेंट्री सिस्टम था फर्स्ट वाला। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, जिसमें कि पार्लियामेंट्री जिस लेजिस्लेचर है वो अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है और जुडिशरी अलग है। अब जैसे आपने सुना होगा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था। उसमें क्या हुआ था कि जो कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 और मेंबर्स होंगे, जो कि लॉ मिनिस्टर हो सकता है गवर्नमेंट का। तो ये चीज़ बोली गई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, सुप्रीम कोर्ट के हैज़ जो भी, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट है और ये इन्फ्लुएंस आ जाता है कि लॉ मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट का कोई भी बंदा अगर उस कोलिजियम में है तो वो जो डिसीजंस होंगे तो वो इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं। इसकी वजह से ये जो है जो भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया और उसके बाद जो है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है रिपील कर दिया गया था। उसके बाद जो इस स्लाइड में रिप्रेजेंटेशन है वो दी गई है, 15% वाला जो लॉ था वो दिया गया है। तो ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ सकती है, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस वाली फिगर में, कि जैसे राजस्थान में जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उसका 15%, उसी तरह हरियाणा में और उसी तरह यूपी में। उसके बाद जो है डायरेक्टली जो गवर्नर को जो जाएगा कि एक्ट कैसे बनता है, तो वो रिप्रेजेंटेशन था। अब यहाँ पे जो है इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में कुछ बात करी गई है और उसके बाद स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं एनएफ एक्सपीरियंस ऑन, क्योंकि अब यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम
क्यों लिया गया है? क्योंकि ये चीज़ आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ये पहले से भी चल रहा था, तो एक्सपीरियंस था। दूसरी चीज़ होगी लिंग्विस्टिक तरीके से, कल्चरल और ये जितने भी इतना डाइवर्सिटी है उसकी वजह से भी। एंड कमेटी वाज नॉट इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, दे वांट गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। तो लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, उसकी वजह से भी ये जो है डिसीज़न लिया गया था। अब यहाँ पे सबसे नीचे जो दिया गया है 3 तरह के सेशन हैं और इसमें जो है जनवरी, जून और अक्टूबर ये रेसेस पीरियड होता है, यानी कि अवकाश काल होता है एमपी एमएलएज के लिए। और बजट सेशन होता है फरवरी से मई तक के लिए, लार्जेस्ट सेशन होता है ये। उसके बाद आता है जून में छुट्टी होती है, उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर मॉनसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है नवंबर और दिसंबर में। तो 40 दिन के ये चीज़ बताई थी कि 40 दिन से पहले और सेशन स्टार्ट होने के 40 दिन के बाद तक जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स होते हैं उन दोनों पर जो है कोई भी मुकदमा वगैरह नहीं चलाया जा सकता आपराधिक मामलों को छोड़कर। तो ये जो है संरक्षण प्राप्त होता है एमपी और एमएलएज को। अब उसके बाद जो है आती है यूएसए में डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो है इसका समरी सिनॉप्सिस था इस वाली स्लाइड का। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अब पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की इन डिटेल। सो मूल अधिकार उन आवश्यक स्थितियों का निर्माण करते हैं जो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक तथा नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मूल अधिकार देश के संविधान में लिखित होते हैं तथा संविधान के द्वारा ही संरक्षित भी होते हैं। अब इसमें बात आती है उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने लिया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। जैसे ही आप पहले देख चुके हैं शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और इन्हीं अंगों के सर्वसंबंधों के आधार पर विभिन्न शासन प्रणालियों का निर्माण होता है। जैसे संसदीय शासन प्रणाली, जहाँ विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, जबकि अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। इसी के कारण किसी देश की शासन व्यवस्था को समझने के लिए यह भी जानना ज़रूरी है कि शासन के तीसरे अंग अर्थात न्यायपालिका का उन दोनों अंगों विधायिका और कार्यपालिका के से कैसा संबंध है। यह संबंध 3 प्रकार का होता है। कहीं कहीं ये तीनों अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि राजतंत्र में जहाँ राजा ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता है, तथा लगभग यही व्यवस्था तानाशाही में भी दिखती है। उसके बाद और आता है जैसे कि कुछ देशों में विधायिका और कार्यपालिका को आपस में जुड़े होते हैं, जबकि न्यायपालिका इनसे स्वतंत्र होती है। संसदीय शासन प्रणाली में यही व्यवस्था देखने को मिलती है, जहाँ विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। यही व्यवस्था भारत में भी अपनाई जाती है। कुछ शासन व्यवस्थाएं ऐसी हैं जहाँ ये तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि अमेरिका यानी कि यूएसए। अमेरिका ने इसी शासन व्यवस्था को अपनाया और जहाँ तीनों अंग एक दूसरे से पृथक हैं, इससे शक्तियों में पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर। ऐसे में तीनों अंग एक दूसरे की शक्तियों को नियंत्रित व मर्यादित करते हैं और इसी सिद्धांत को नियंत्रण व संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रिंसिपल भी कहा जाता है। यहाँ तक भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्न है, तो भारतीय शासन व्यवस्था में चूँकि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए यहाँ पर विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो ऐसे में संसद द्वारा अपनी शक्तियों को असीमित किया जाना एक संभावित लक्षण हो सकता है। तथा जैसे ही इंग्लैंड की संसद में शक्तियाँ असीमित हैं, इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने शरीर के 3 अंग, शासन के 3 अंग अर्थात न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा। यानी कि फेडरल जो सिस्टम है, शासन प्रणाली, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम की रक्षा करने हेतु तथा संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों की रक्षा हेतु ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात आती है इसमें, इसी कारण हमारे संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय तथा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने तथा उन्हें पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। ऐसा वो तभी कर सकता है जब
संसद से दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत ऐसे प्रस्ताव को पास करे। वही न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात उनकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु ही उनके कार्यकाल को निश्चित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष तक, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है। संसद किसी भी न्यायाधीश के आचरण तथा उसके किसी निर्णय से संबंधित कोई वाद विवाद नहीं कर सकती। इस प्रकार न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र रखा गया है ताकि वो निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकें। अब नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए ही न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत अमेरिका से ग्रहण किया गया। इसका अर्थ है न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका द्वारा किए गए किसी भी कार्य की समीक्षा कर सकता है, और यदि वो संविधान सम्मत नहीं हुआ तो यानी कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से नहीं है तो फिर उसको रिपील कर दिया यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। सम्मत नहीं हुआ तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाता है। अमेरिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति न्यायिक समीक्षा प्रदान है, इसीलिए ये अत्यंत ताकतवर हैं। जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहाँ संविधान का निर्वाचन करने का अधिकार भी न्यायपालिका के पास होता है, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ जाती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये लगा के उनको हटाया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है डिटेल में प्रियम्बल के बारे में पढ़ते हैं हम। प्रियम्बल जिस प्रकार किसी पुस्तक के आरंभ से ही दी गई भूमिका को पढ़कर हमें यह पता चलता है कि उस पुस्तक को पढ़ने से हमें क्या जानकारी प्राप्त होगी, ठीक वैसे ही स्थिति संविधान में प्रस्तावना की है। प्रस्तावना से संबंध में संविधान में कहाँ और कही गई मूल बातों के संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तावना किसी संविधान अथवा अधिनियम का एक प्रारंभिक कथन है जिसमें उसके निर्माण के कारणों का उल्लेख किया जाता है तथा उन उद्देश्यों को होते हैं तथा संविधान के द्वारा ही संरक्षित भी होते हैं। ये विधि के शासन की स्थापना को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब आता है एक आकांक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता है। उसमें संविधान के सोर्सेज बताए जाते हैं तथा उन तिथि का उल्लेख किया जाता है जब संविधान को अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट किया गया था, अधिनियम तथा आत्मार्पित किया गया था यानी कि जब वो इन्फोर्सेबल किया गया था, जब हमने प्रॉपरली अपनाया था। अब आती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित विधि प्रक्रिया की उचित प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत न्यायपालिका द्वारा यह तो देखा ही जाता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की प्रक्रिया ठीक है या नहीं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि उस कानून की मंशा कैसी है। यदि कानून की मंशा गलत है, जैसे कोई कानून नागरिकों के मूल अधिकार का या प्रकृति का उसके बाद आता है अधिकार के विरुद्ध है, तो न्यायालय ऐसे कानूनों को निरस्त कर देता है। उसके बाद जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, यदि किसी संसद द्वारा ऐसा कानून बनाया जाता है जो व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय पहले यह देखेगा कि कानून प्रक्रिया के तहत है या नहीं। इसके बाद यह देखेगा कि कानून की मंशा उचित है या नहीं। उसके बाद जो है कानून को मान्यता दी जाती है। अब हमने जापान से क्या क्या जो है अडॉप्ट किया है स्पेसिफिकेशंस। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें मेनली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें यदि संसद प्रक्रिया के तहत कोई कानून बनाए, फिर वह कानून भले ही उचित हो या ना हो मान्य होगा। ऐसे में न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की केवल प्रक्रिया ही देख सकती है। उदाहरण के लिए, यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाए जिसके अंतर्गत व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो न्यायालय देखेगा कि संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रक्रिया के तहत है या नहीं।
कानून प्रक्रिया के तहत है तो वह उसे मान्य घोषित कर देगा। इस प्रावधान को अपनाने का मुख्य लक्ष्य सांसद और न्यायपालिका की सर्वोच्चता में संतुलन स्थापित करना है। अब हमने जो आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड से हमने लिया है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यानी कि मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। उसके बाद आता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, राज्य कहा जाता है जब मैं सक्षम हो जाऊंगा तो मैं खुद राज्य को जो भी फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए मिड डे मील सबको देना, 6 से 14 के लिए एजुकेशन तो दे ही दी है ऑलरेडी। तो उसके बाद जो आता है कि सबको खाना नहीं दे सकते, तो आप जो है DPSP में जो लिखा गया है एक वेलफेयर स्टेट, तो वो जो है इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, यानी कि आप उसके जो भी प्रोविजंस हैं उसको लेके जाके कोर्ट में नहीं अपील कर सकते। अब इसकी डिटेल में बात करें तो आयरलैंड के संविधान के प्रेरणा लेकर हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में शामिल किया। ये सिद्धांत संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने के लिए बनाए गए हैं ताकि राज्य उन आदेशों को साधने की कोशिश भी करे तो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय है। पार्ट 4 की एक विशेषता यह है कि यह भाग किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। उसके बाद आता है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यानी कि मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। राज्य के लिए सदस्यों का नामांकन। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, जिसका साहित्यिक, कला, विज्ञान तथा सामान्य समाज क्षेत्र में विशेष योगदान होता है। अब आते हैं नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट ली है, उसके बाद जॉइंट सिटिंग यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ली है। उसके बाद है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्र यानी ट्रेड एंड कॉमर्स, जितने भी फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है अदर कंट्रीज से भी, तो वो ली गई है। अब हम कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं डिटेल में। संवर्ती सूची, यह वह सूची है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में कहा था कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर शामिल की गई है। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सिटिंग। अब जॉइंट सिटिंग के बारे में बात करें तो संयुक्त बैठक के सिद्धांतों को समझने से पहले यह समझना आवश्यक है कि जब भी कोई विधेयक यानी कि बिल किसी एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन के पास उस विधेयक को लेकर क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, जैसे कुछ जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके लिए दूसरे सदन के पास जितने भी ऑप्शंस है उसमें दूसरा सदन उस विधेयक को या तो पास कर सकता है, ठीक है। दूसरा सदन उस विधेयक को रिजेक्ट कर सकता है, यानी कि एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, अस्वीकृत कर देगा। दूसरा सदन उस विधेयक में संशोधन कर देगा, यानी कि कुछ भी जो भी सजेशंस होंगे, अमेंडमेंट जो भी कुछ चेंजेस होंगे, और उसके बाद जो भी संशोधन कर देगा। पर यदि दूसरे सदन ने उस विधेयक में संशोधन किया है तो वह विधेयक पुनः पहले सदन जिसे मूल विधेयक पारित किया गया था के पास जाएगा स्वीकृति हेतु। अब पहले सदन के पास पुनः 2 विकल्प होंगे। पहला सदन दूसरे सदन द्वारा किए गए संशोधन सहित उस विधेयक को पारित कर देगा, यानी कि पास कर देगा, और या फिर पहला सदन संशोधन विधेयक को अस्वीकृत कर देगा, यानी कि रिजेक्ट कर देगा। तो ये जो है कुछ ऑप्शंस हैं। अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि USA में है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित विधि प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस प्लस मोटिव, यानी कि मंशा और प्रक्रिया क्या है। और जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि चेक किया जाएगा कि लॉ सही बना है या नहीं। बाकी वो किसी के इमोशंस को हर्ट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो जो है ये चीज़ नहीं देखी जाएगी। तो इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंग्लैंड और जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका मिक्सचर है। सो इन मेनका गांधी केस एडॉप्टेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन 1978। तो इंडिया में भी अब जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ
और ये स्टार्ट कर दिया गया है कि मंशा देखना, क्या पता सही प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं हुआ और ये कितना इफ़ेक्ट करेगा किसी इंडिविजुअल को। तो यहाँ पे जो है यूएसए में देखा है कि जुडिशरी काफ़ी स्ट्रांग है दिस काइंड ऑफ, और जापान में दिस काइंड ऑफ जुडिशरी यानी कि पावर प्रेजेंटेड इन ब्रिटेन ऑल्सो। तो ये जो है ब्रिटेन में भी इस तरीके की पावर है। इन इंडिया एडॉप्टेड बोथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ व्हेन केस रिलेटेड टू मेनका गांधी केस। तो वहाँ पे जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट किया गया था और वहाँ पे देखा गया था कि प्रॉपरली जो है ये प्रोसेस ठीक से फॉलो हुआ और ये जो है किसी को कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। तो उसके बाद आता है हमारा जो मैंने रिप्रेजेंटेशन था फेडरल और उसके बाद सेंट्रल, उसका क्या मतलब है, तो इसको डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले जो है हम बात कर लेते हैं, और जो फोर्थ ऑप्शन होता है वो होता है दूसरे सदन के पास। आखिरी विकल्प यह होता है कि वह पहले सदन द्वारा पास किए गए बिल पर ना तो हाँ कहे और ना ही ना कहे, अर्थात उस विधेयक को पहले अपने पास रखे और उसके बाद संविधान में कोई ऐसी समय सीमा नहीं बताई गई है जिसमें किसी सदन को रहकर जवाब देना अनिवार्य हो। उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर अध्ययन करके यह कहा जा सकता है कि फर्स्ट टू थर्ड ए जो भी हैं 1 से 3 तक एक ही वे परिस्थितियां हैं जिसमें विधेयक दोनों सदनों के पास हो रहा था, जबकि बाकी सभी परिस्थितियों में विधेयक पर अस्वीकृति हो रही थी। यदि विधेयक पर 6 माह से अधिक अस्वीकृति बनी रहे तो उस परिस्थिति को गतिरोध कहा जाता है। 6 माह की अवधि में उस समय को नहीं गिना जाता जब सदन में 4 क्रमिक एक साथ दिनों हुए सत्रावसान या स्थगन रहा हो। इन गतिरोधों को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को शक्ति दी है कि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ही अध्यक्षात्मक लोकसभा का अध्यक्षता करता है तथा उनके ना होने पर लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। यदि वो भी ना हो तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदनों में से एक बात का निर्णय किया जाएगा कि अध्यक्षता कौन करेगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं करता क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। संयुक्त बैठक का जो कोरम होता है दोनों सदनों की कुल संख्या का 1/10 होता है, अर्थात इसमें सदस्य तो कम से कम होने ही चाहिए ताकि संयुक्त बैठक की कार्यवाही चलाई जा सके। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरम का क्या मतलब होता है, यानी कि जो टोटल नंबर है संयुक्त बैठक का जो कोरम होता है दोनों सदनों की कुल संख्या का जो है 1/10 होता है। तो 1/10 नंबर होना ही चाहिए, तभी जो है कोरम कंप्लीट होगा और बैठक बुलाई जा सकती है। अब संयुक्त बैठक की जो कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार चलती है और न कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार। संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत यदि उस विधेयक को पारित कर देता है जिस पर गतिरोध हुआ था तो उस विधेयक को अब दोनों सदनों में पारित माना जाता है और यह राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अब डिस्क्रिप्शन है ये है या उल्लेखनीय है कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में ही बुलाई जा सकती है, किंतु धन विधेयक तथा स्वतंत्र संविधान विधेयक के मामलों में संयुक्त बैठक का कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। धन विधेयक के मामलों में संपूर्ण शक्तियां लोकसभा के पास होती हैं, जबकि संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आती है बात 1950 से अभी तक 3 बार संयुक्त बैठकों की जो बुलाई गई है आज तक, जिसमें माध्यम से जो विधेयक पारित किए गए हैं या करवाए गए हैं, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन बिल यानी कि दहेज प्रतिषेध बिल है 1960। उसके बाद आता है बैंक सेवा आयोग बिल 1977 और आतंकवाद निवारण बिल 2000 में आया था। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, तो ये हैं अभी तक की जो भी जॉइंट सिटिंग्स हुई थी। उसके बाद आता है कनाडा से जो है हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, मेनली है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम विद अ पावरफुल सेंटर। दूसरा है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर।
उसके बाद आता है अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी कि वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर इन द सेंटर। और उसके बाद आता है उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें सबसे स्टार्टिंग में आता है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का होना। इसमें आता है मेनली, आपने सुना होगा, इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट एंड इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। इसमें मेनली जो है, जैसा कि आपने देखा है और पहले ही देख चुके हैं कि जो भी फेडरल सिस्टम का अर्थ है केंद्र और राज्य के मध्य जो डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों और कार्यों का स्पष्ट बंटवारा। संविधान के संघीय रूप के अलावा भी कुछ स्वरूप हो सकता है, जैसे परिसंघात्मक संविधान तथा एकात्मक संविधान। वे देश जिनका आकार बड़ा होने के कारण उन्हें केंद्र व राज्य इकाइयों में बांटा जाता है, उनमें सामान्य संघात्मक या परिसंघात्मक संविधान देखने को मिलते हैं, जो शक्तियों व कार्यों को केंद्र व राज्य के स्पष्ट बांट देते हैं। जबकि जिन देशों का आकार छोटा व जनसंख्या कम होती है, उनमें रचनात्मक और एकात्मक संविधान काम करता है। और क्योंकि सामान्यतः ऐसे देशों में सरकार का केंद्रीय स्वरूप ही होता है, यहाँ राज्य नामक इकाइयाँ नहीं होती, जैसे ही ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, जापान, नेपाल, इसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे जो है हम कंपैरिजन करेंगे फेडरल सिस्टम को। जैसे अमेरिकन फेडरल सिस्टम की बात करें तो संघ शब्द का शाब्दिक अर्थ है अभिप्राय या समझौता होता है। अमेरिकी संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है। अमेरिका में स्वतंत्र राज्यों में आपसी समझौते के आधार पर एक संघीय शासन का निर्माण किया गया और राज्यों के द्वारा ही संघीय शासन को शक्ति प्रदान की गई। इस प्रकार राज्य स्वयं के पास अधिक शक्तियां व अधिकार रखते हैं और संघ को केवल कुछ एक मामले जैसे संचार, सुरक्षा, विदेश नीति पर कानून बनाने का अधिकार होता है। शेष सभी अधिकारों राज्यों में निहित होते हैं। अमेरिका में केंद्र व राज्यों का लगभग समान महत्व होता है। वहाँ केंद्र राज्यों के अधिकार नहीं छीन सकता, ना ही राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है और ना ही पुराने राज्यों में नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। जिनके अधिकार केंद्र के पास हैं, उतने ही या उससे ज़्यादा राज्यों को अधिकार दिए गए हैं। जैसा यदि केंद्र की अपनी नागरिकता है तो सभी राज्यों को भी अपनी अलग अलग नागरिकता जो है प्रदान की गई है। केंद्र की न्यायपालिका है तो राज्यों की भी अपनी न्यायपालिका है। इसके अलावा जितने भी रेजिडुअरी पावर हैं राज्यों के पास होती हैं, ना कि केंद्र के पास। यहाँ सिद्धांत संघीय व्यवस्था का वास्तविक सिद्धांत होता है। अब आती है कैनेडियन जो फेडरल सिस्टम है उसकी बात करते हैं। कनाडा में संघीय शासन राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि एक केंद्रीय शासन द्वारा विभिन्न इकाइयों का निर्माण किया गया है, यानी कि राज्यों का निर्माण किया गया है। इसीलिए जो कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन नदपवद शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि यूनियन का प्रयोग किया गया है, न कि फेडरल मिकमतन्स शब्द को अमेरिकी संविधान में है। इस व्यवस्था में राज्य कम शक्तियाँ होती हैं और यहाँ राज्यों का निर्माण केंद्र द्वारा प्रशासनिक कार्य कुशलता और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है। एक विविध संविधान के माध्यम से केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों और कार्यों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। हालांकि ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र के पास निहित ही होती हैं। यहाँ केंद्र राज्यों की समीक्षाओं में परिवर्तन भी कर सकता है और पुराने राज्यों में से एक राज्य का निर्माण भी कर सकता है। अब उसके बाद आती है संघात्मक व्यवस्था के जितने भी बेनिफिट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो आप। इसमें जो है संघीय व्यवस्था उन देशों में काफ़ी सफल है जिनका भौगोलिक आकार तथा जनसंख्या विशाल है तथा जिन देशों की जनसंख्या में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता अधिक होती है। ऐसे में समाज की जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय विविधता के आधार पर राजनीतिक प्रणाली का गठन करना आसान हो जाता है। संघात्मक व्यवस्था में से संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत होता है, जिसमें संविधान की देश की सर्वोच्च विधि या कानून होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति, समूह, समुदाय या संख्या संविधान से ऊपर नहीं होती, बल्कि उसकी शक्तियाँ और दायित्व संविधान के द्वारा निर्धारित की जाती है तथा शासन के सभी अंगों को इसके अधीन रहकर अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों का पालन करना पड़ता है।
जिससे किसी भी अंग के निरंकुश होने की संभावना समाप्त हो जाती है। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का व कार्यों का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि जिससे ऐसा ढांचा तैयार हो जिसके आधार पर केंद्र सरकार अपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सके, जबकि राज्य सरकारें अपने स्थानीय मुद्दों पर, जिससे राष्ट्र का चहुमुखी विकास यानी कि डेवलपमेंट हो सकता है, संभव हो पाता है। संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र व सर्वोच्च होती है। अब जो केंद्र राज्य विवादों के निपटाने तथा इसके नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होती है, जबकि जो यूनिटरी सिस्टम है या एकात्मक व्यवस्थाओं में संसदीय प्रभुत्व होने के कारण नागरिकों के अधिकारों के हनन होने का डर बना रहता है। अब फेडरल संघात्मक यूनिटरी जो सिस्टम है उसमें संघात्मक व्यवस्थाओं में अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल पाता है। अब आती है ड्रॉबैक्स। देखें अगर तो फेडरल सिस्टम के दोहरी शासन व्यवस्था के कारण ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर लेते हैं, आमतौर पर केंद्र तथा राज्य चुनावों में लगने वाला खर्च केंद्र राज्य की विभिन्न परियोजनाओं तथा नीतियों को लागू करने में अलग अलग जो खर्चा होता है, केंद्र राज्यों के अलग अलग विधिकारी तंत्र का होने का जो खर्चा है, वो एक्सपेंसेस जितने भी इलेक्शंस वगैरह में होंगे, पॉलिसी मेकिंग में होते हैं, केंद्र तथा राज्यों के अलग अलग दलों को सरकारों के होने पर केंद्र राज्य विवादों में वृद्धि होने लगती है, जिससे न्यायपालिका पर अनावश्यक दबाव पड़ जाता है, क्योंकि उसे अपना अधिकार, समय और इन विवादों के निपटने पर जो भी निपटारा होता है या निपटाने पर लगाना पड़ता है। साथ ही इसमें सरकारों का खर्चा भी बढ़ता है। कभी कभी केंद्र तथा राज्यों के स्तर पर अलग अलग दलों की सरकारों के होने पर राज्य तथा अपने नागरिकों के क्षेत्रीय प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे ऐसी भावनाओं का विकास हो जाता है जो कि देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर देती है। साथ ही इससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भी बाधित होती है। केंद्र सरकार कभी कभी उन राज्यों के विकास पर ज़्यादा बल देती है जहां पर उसी दल की या उसके सहयोगी दल की सरकार हो। तो केंद्र में सेम यानी कि गवर्नमेंट होती है। जैसे कि सेंटर में बीजेपी है, यूपी में भी बीजेपी है। तो इसी के अलावा इसके कारण विरोधी दल की सरकार वाले राज्य विकास की दौड़ में पिछड़े पड़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संघीय व्यवस्था से असंतुलित विकास को बढ़ावा मिलता है। अब आती है यूनिटरी सिस्टम की। अभी तक हम फेडरल सिस्टम की डिटेल में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे यूनिटरी सिस्टम की। एकात्मक व्यवस्था ऐसे देशों में काम करती है जिनका आकार व जनसंख्या तुलनात्मक रूप से कम होती है। एकात्मक व्यवस्था केवल केंद्र का ही महत्व होता है। यहाँ केंद्रीय प्रशासन संपूर्ण देश की व्यवस्था का संचालन करने में समर्थ होता है। ऐसी व्यवस्थाओं में या तो राज्य होते ही नहीं हैं या फिर उनका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती, क्योंकि उन्हें केंद्रीय प्रशासन द्वारा सौंपे गए कार्य ही करने होते हैं। इसके पास कोई निश्चित शक्तियाँ नहीं हैं। एकात्मक व्यवस्थाओं में संविधान द्वारा शक्तियाँ जो है डिवाइड कर दी गई हैं, विभाजित कर दी गई हैं। और उसके बाद आती है, इसमें नहीं किया, अगर राज्यों तथा प्रांतों की शक्ति भी दी जाती है तो वह केंद्र द्वारा दी जाती है। ऐसी व्यवस्था में सभी शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं, तो चाहे वो नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, चाहे वो राज्यों को नष्ट कर सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, नाम भी चेंज कर सकता है, जबकि यह सब परिसंघ या जो फेडरल सिस्टम है संघात्मक व्यवस्था में संभव नहीं हो सकता। एकात्मक व्यवस्था इकहरी नागरिकता पर का प्रावधान करती है, जहाँ राज्य द्वारा सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्रदान की जाती है। इसके अलावा इस व्यवस्था की एक और विशेषता एकल संविधान है, यानी कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र व राज्यों का अपना अपना अलग संविधान होता है, वहीं जो यूनिटरी सिस्टम है यानी कि एकात्मक व्यवस्था केवल एक ही संघीय संविधान तथा प्रावधान करती है। इसी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी कहा जाता है। इन्हें इंग्लैंड में एकात्मक व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है इंग्लैंड, और इंडिया तो खैर उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। एकात्मक व्यवस्था के जो
बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। यह व्यवस्था उन देशों के लिए लाभदायक है जिनका भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या कम हो और जिनके राज्यों में अधिक जातीय, धार्मिक तथा क्षेत्रीय विविधता न हो। उसके बाद आती है एकात्मिक व्यवस्था में शासन में खर्चा कम आता है। इसमें प्रशासनिक समस्याएं भी कम ही होती हैं क्योंकि केंद्र व राज्यों के लिए अलग अलग चुनाव नहीं कराने पड़ते और ना ही केंद्र और राज्यों की अलग अलग परियोजनाओं पर पैसा खर्चा होता है। एकात्मिक व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा आधिकारिक तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा साथ ही इन पर होने वाला खर्च भी कम हो जाता है। न ही केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों के कारण न्यायपालिका की प्रक्रिया में बहुत सा धन खर्चा होता है और जितने भी है वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अलग अलग राज्य नए होने के कारण क्षेत्रीय प्रवर्तिता नहीं विकसित हो पाती, जिसके साथ ही देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहती है। संकट काल में भी एकात्मक व्यवस्था ज़्यादा उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें निर्णय केवल केंद्र सरकार को ही करना होता है, जिसमें विलंब की स्थिति नहीं होती। निर्णय शीघ्र किया जा सकता है। वहाँ संघीय व्यवस्था में राज्यों का अधिक महत्व होने के कारण संकटकालीन स्थिति में भी राज्यों की सहमति अनिवार्य होती है, जिससे निर्णय में विलंब होने की संभावना जो है हो सकती है। अलग अलग राज्य तथा अलग अलग राज्य सरकारें न होने की स्थिति में केंद्र सरकार समूचे देश पर एक प्रकार ध्यान केंद्रित कर पाती है, जिससे संपूर्ण देश का विकास सुनिश्चित हो पाता है। अब यूनिटरी सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन और नागरिकों के बीच की दूरी काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे शासन द्वारा अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का सिद्धांत कमज़ोर पड़ता है। साथ ही शासन में अकुशलता आती है क्योंकि केंद्रीय सरकार को राज्य मुद्दों के बारे में जानकारी होती ही नहीं है और इसलिए नीति निर्माण का कार्य तथा उसका क्रियान्वयन भी प्रभावी रूप से नहीं हो पाता। अब जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करते हैं तो साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं, सपोज़ करो कि यूनिटरी सिस्टम अगर इंडिया में होता तो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं और यहाँ पे जो है जितने भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, तो उसमें क्या है, सपोज़ करो गवर्नमेंट के जितने भी मोस्ट ऑफ द जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो नॉर्थ इंडिया से हैं, तो उनको आधी चीज़ें तो साउथ इंडिया की पता ही नहीं होंगी। वही डेवलपमेंट भी उस तरीके से, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो है डेवलपमेंट प्रॉपरली हर स्टेट में प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसीलिए इंडिया जैसी कंट्री में यूनिटरी सिस्टम का होना भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए जो है इंडियन सिस्टम है मिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम, जिसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जो है थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसके साथ ही शासन और व्यक्ति के बीच की दूरी होने के कारण आधिकारिक तंत्र की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है। राज्यों तथा प्रांतों की सरकारें न होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों व प्रदेशों के लोगों की राजनीतिक जागरूकता का अभाव होता है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं बन पाते। यदि देश का बहुमत किसी ऐसी केंद्र सरकार का चयन कर ले जो किसी धर्म विशेष के प्रति कट्टरता रखती है, तो ऐसे में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो सकता है। अभी अपने तीनों व्यवस्थाओं का स्वरूप देखा, आइए अब इसमें भारत में इसमें से किस व्यवस्था को अपनाया गया है उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फीताशाही का मतलब है रेड टेपिज्म यहाँ पे। अब भारतीय संविधान के स्वरूप को समझने से पहले हमें भारत की उन प्रारंभिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिनसे निकलकर भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। भारत में लगभग 550 से अधिक देशी रियासतें थीं जो कि कभी भी भारत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थी। भारत को भारत बनने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें देशी रियासतों को शामिल करना भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। ऐसे में भारतीय संविधान सभा के समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या थी वो यह थी कि एक तो नवनिर्मित भारत के लिए किसी संवैधानिक व्यवस्था को अपनाया जाए। तब उनके सामने दो विकल्प थे, या तो संघीय व्यवस्था जो अपने आप में एक प्रगतिशील विचार था, इसे अपनाया जाए, या एकात्मक व्यवस्था जो राज्यों का अस्तित्व ही खत्म कर दे और इसे अपनाया जाए। पर चूंकि भारत का भौगोलिक आकार व जनसंख्या की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता की दृष्टि से भारत काफ़ी विशाल था, तो ऐसे में एकात्मक व्यवस्था को कभी भी पसंद नहीं हो सकती थी और यही संघात्मक
संविधान की स्थापना उन्हीं सिद्धांतों पर की जाती है जिस पर अमेरिकी संविधान आधारित है। तो ऐसे में राष्ट्र की एकता और अखंडता पे एक सोचने वाली बात है। अब अखंडता पर खतरा होता क्योंकि सभी नवनिर्मित राज्यों को संघीय व्यवस्था के अनुरूप अधिक शक्तियां दी जाती, जो आज़ादी के समय प्रशासनिक और तौर पर बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को तो अपनाया, पर संघीय व्यवस्था के उस मॉडल को अपनाया जो कि कनाडा में था, ना कि अमेरिका की संघीय व्यवस्था को। इसलिए भारतीय संविधान में फेडरल मेकमतांस शब्द का प्रयोग न कर भारतीय राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में राज्यों की अपेक्षा केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक केंद्र की ओर झुका हुआ है, या कहा जाता है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएं मिलती हैं जो सामान्यतः संघात्मक व्यवस्था को अपनाती हैं, लेकिन राज्य की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एकात्मक भी हो सकती है। अब कुछ स्पेसिफिकेशंस है यहाँ से, जो है अभी तक हमने पढ़ा सारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेसिफिकेशंस। अब जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है जो स्पेसिफिकेशंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में बात करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मेंस में काफ़ी आए हैं। उसके बाद हम कुछ रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे जो फिगर के जो तरीके से दिया गया है। तो अगर आप ये जब लेक्चर देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में थोड़ा डिक्टेशन टाइप का, लेकिन ये जो है आप नोट्स अपने आप से बना लेना क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है पूरे नोट्स को डिक्टेट करना यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं चलता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। बट इट इज़ कि कुछ लोगों ने जो कमेंट्स किया था, आई एम जस्ट डूइंग फॉर दोज पीपल हु आर रियली विलिंग टू स्टडी बाय देयर ओन विदाउट एनी कोचिंग, और उनके लिए एक जो है हेल्प हो सके। तो अब बात करते हैं, कम टू द पॉइंट। भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं, शक्तियों व कार्यों का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ पावर। भारतीय संविधान केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों व कार्यों को स्पष्ट रूप से विभाजित करता है। संविधान की 7वीं अनुसूची और शक्तियों की 3 सूचियां दी गई हैं। जैसे सबसे पहले दी गई यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो उसके नंबर्स दिए गए हैं, बट अभी के लिए जो है ये चेंज हो गई है। उसके बाद आती है लिखित संविधान। भारतीय संविधान न केवल लिखित अपितु दुनिया का सबसे विस्तृत और सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यह दर्शाता है कि हमारे संविधान में सभी उपबंधों की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है ताकि केंद्र व राज्यों के मध्य टकराव की स्थिति न हो। भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 जो आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र तथा राज्यों के कानूनों के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित किया गया है। यदि कोई कानून इसका उल्लंघन करता है तो उसे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के माध्यम से खारिज कर सकते हैं। इस प्रकार शासन के सभी अंग, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका संविधान के अधीन रहकर भी कार्य करते हैं। अब आते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जो भी संविधान की कठोरता। अब यहाँ पे संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन तथा संविधान की सर्वोच्चता को तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब संविधान में संशोध न करना कठिन हो। ऐसा नहीं होने पर सरकार आसानी से संविधान की मूल भावनाओं को बदल सकती है। हालांकि यह इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए कि इसमें समयानुसार उचित संशोधन भी ना हो पाए। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने, केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करने, मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने इत्यादि के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। संविधान ने विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तों, उनकी चयन प्रक्रिया इत्यादि। दोहरी शासन पद्धति या द्वैत शासन पद्धति। भारतीय संविधान दोहरी शासन पद्धति की स्थापना करता और केंद्र सरकार व राज्य सरकार प्रत्येक को अपने क्षेत्रों में संप्रभुत्व शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अब इसमें कुछ जो है
यूनिटरी जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। केंद्र का सशक्त होना। भारतीय संविधान में केंद्र की स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। उदाहरण के लिए संघ सूची और राज्य सूची की अपेक्षा अधिक विषय हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। साथ ही समवर्ती सूची में भी राज्य की अपेक्षा केंद्र को ही महत्व दिया गया है। यहाँ विशिष्ट अपशिष्ट शक्तियाँ यानी कि रेजिडुअरी जो पावर हैं, रेजिडुअरी पावर भी केंद्र में ही निहित हैं, जो कि अमेरिकन जो स्टेट्स हैं उनके पास हैं। अब एकल संविधान की बात करें, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय व्यवस्था में सामान्य राज्यों को अधिक का जो कार होता है कि वे केंद्र से पृथक अपना संविधान बना सकते हैं, किंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत का केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो संपूर्ण देश में लागू होता है। केंद्र व राज्यों को इसी संविधान का पालन करना पड़ता है। ड्युअल सिटीजनशिप नहीं है, यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं है। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों की अपनी नागरिकता होती है। जैसे ही अमेरिका में ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने राज्य का नागरिक जो होता है, साथ ही वह केंद्र का भी नागरिक होता है। भारत में इस व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता या न्यायपालिका नहीं है इंडिया में, और संघात्मक व्यवस्था में दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान होता है। जैसे ही अमेरिकन जो यूनियन है, संघ के अपने न्याय होते हैं जो संघीय सूची में संबंधित होते हैं, मामलों को देखते हैं, जबकि राज्य के अपने न्यायालय होते हैं जो राज्य सूची से संबंधित मामलों को देखते हैं। भारत में कोई भी किसी भी सूची के मामलों में उल्लंघन के अधीनस्थ न्यायालय में ही जाना होता है तथा सभी राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। भारत में एकल न्यायपालिका कार्यरत है, यानी कि सिंगल जुडिशरी है, और जितने भी केसेस होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, यानी कि पहले सेशन कोर्ट्स में जाएंगे या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, उसके बाद जाते हैं हाई कोर्ट में, और उसके बाद जो है हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जो है केसेस जा सकते हैं। निर्वाचन व्यवस्था का एकल होना। भारत में केंद्रीय चुनाव आयोग स्थानीय चुनावों को छोड़कर शेष सभी चुनाव संपन्न करवाता है, चाहे वे संघीय चुनाव हो जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि, या राज्यों के संबंधित चुनाव जैसे विधानसभा, विधान परिषद। जबकि अमेरिका में संघ व राज्यों के निर्वाचन के लिए अलग अलग निर्वाचन आयोग होते हैं। संसद को एक राज्यों को बनाने, पुराने राज्यों को नष्ट करने तथा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है। संघीय संविधान में राज्यों के पास ज़्यादा शक्तियां होती हैं। केंद्र ना तो उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है और ना ही पुराने राज्यों को नष्ट कर सकता है। पर जहां एक भारतीय संविधान की बात है, तो भारतीय संविधान केंद्र को शक्ति देता है कि वो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, पुराने राज्यों को नष्ट कर सकता है तथा राज्यों के नाम में परिवर्तन भी कर सकता है, और इसके लिए राज्यों की अनुमति की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। केंद्र का दायित्व केवल उन राज्यों को सूचित करने का है। इस प्रकार राज्यों का अस्तित्व ही केंद्र पर निर्भर करता है। यह व्यवस्था केंद्रीय व्यवस्था के बिल्कुल जो है विरुद्ध होती है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति करना। राज्यपाल जो कि किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी राज्यों को जो जितने भी प्रमुख केंद्र द्वारा नियुक्ति पाते हैं, तो ऐसे में वे केंद्र के प्रति निष्ठा भाव रखते हैं और इसके माध्यम से केंद्र राज्यों की राजनीति में हस्तक्षेप कर पाती है। तो ऐसे में ही संघीय व्यवस्था का उल्लंघन होता है जब किसी राज्य प्रमुख की नियुक्ति ही केंद्र द्वारा की जाती है। तो जितने भी आपने देखा होगा कि जितने भी राज्यपाल होते हैं, तो एक राज्यपाल जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो जो उनके लिए बहुत खास होते हैं, वहाँ पे उस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है। बिकॉज़ जो गवर्नर होते हैं वो उस स्टेट की जो रिपोर्ट्स होती है वो सेंटर को देते हैं। तो यानी कि जो स्टेट में क्या चल रहा है, और वो भी एक कंट्रोल बिठाना, अपने ही मतलब अपने ही लोगों को बिठाना, इनडायरेक्टली एक हिडन तरीके से बिठाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि उस राज्य पे जो है कंट्रोल होता है सेंटर का। अब आती है राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन, यानी कि 356 की बारी। और ये जो है बहुत बार सेंटर जो है इसका मिसयूज़ करता है और बहुत सारे स्टेट्स में जो है ये लगा दिया जाता है राष्ट्रपति शासन। सो यदि राष्ट्रपति को महसूस हो जाए कि किसी राज्य का
संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है फेल हो गई है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसके अलावा यदि उस राज्य के मुखिया अर्थात राज्यपाल को ही महसूस हो जाए कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राज्यपाल की राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो अनुशंसा कर सकता है। यहाँ दोनों की स्थितियों में राज्यों को समस्या हो सकती है, क्योंकि अभी अपने ऊपर देखा राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा करवाई जाती है। ऐसे में वो राष्ट्रपति को केंद्र के प्रभाव में गलत अनुशासन कर सकता है। इसीलिए राज्यों को जो आर्टिकल 356 है उसकी विशेष समस्या रहती है, क्योंकि केंद्रीय सरकारों ने कई बार अपने हितों को साधने के लिए इसका दुरुपयोग किया था। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधि बनाने की शक्तियाँ। संविधान का जो आर्टिकल है 249 राज्यसभा की शक्तियां देता है। तो संविधान का जो आर्टिकल है 249 राज्यों को शक्ति देता है कि वो राज्य सूची के किसी भी विषय को अपने सदस्यों के 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित का घोषित कर सकती है। ऐसा होने पर संसद को शक्ति मिल जाती है कि वो उस विषय पर कानून बना सकती है। यह सिद्धांत भी संघीय व्यवस्था के विरुद्ध ही है, क्योंकि अब आपने मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में 2/3 आप ही का रूलिंग पार्टी है और आप ही ने जो है मेजॉरिटी उनसे कंसेंट ले लिया, तो फिर ये होगा कि आप जो कानून हो वो चाहे बना सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो हैं करंट गवर्नमेंट के द्वारा भी की जा रही हैं और बहुत सारे जो क्रिटिक्स होते हैं वो चल ही रहे हैं मार्केट में। अब यहाँ पे बात आती है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, यानी कि जो है इम्बैलेंस जो रिप्रेजेंटेशन है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। वहीं यूनिटरी जो सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में राज्यों की जनसंख्या चाहे कितनी भी हो, उच्च सदन राज्यसभा में उसका प्रतिनिधित्व समान होता है, जनसंख्या पर आधारित नहीं होता। जैसे ही अमेरिका में वहाँ सीनेट उच्च सदन में प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधित्व होते हैं। भारतीय संविधान विभिन्न राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करता। यहाँ अगर राज्य की जनसंख्या अधिक है तो उसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीटें, महाराष्ट्र में 19, जबकि राज्य की जनसंख्या यदि कम हो तो सीटें भी कम होती हैं, जैसे गोवा, मणिपुर, मिजोरम आदि को केवल एक ही सीट मिलती है। इस व्यवस्था से छोटे राज्यों के हितों पर सदैव बड़े राज्यों के हावी होने का डर जो है बना रहता है। अब यहाँ पे बात आती है अखिल भारतीय सेवाएं। अमेरिका में केंद्र और राज्य के स्तर पर अपनी अलग अलग लोक सेवाएं हैं। ठीक उसी प्रकार भारत में भी केंद्र और राज्य के लोक सेवा आयोग और किंतु भारत में कुछ अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं, जैसे IAS, IPS, IFS इत्यादि, जिन पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है और इन अधिकारियों को सेवा हेतु राज्यों में भी भेजा जाता है, जिसका राज्य कई बार विरोध भी करता है। अतः ये सेवाएं भी संघीय व्यवस्था का उल्लंघन करती हैं। केंद्र की वित्तीय स्थिति राज्यों की तुलना में मजबूत होना संघीय व्यवस्था का एक अनिवार्य लक्षण होता है। और जो इसकी शक्तियां हैं, तो शक्तियों को केंद्र व राज्य के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाए कि दोनों की किसी पर निर्भरता होने की आवश्यकता ना रहे, खासतौर पर वित्तीय मामलों में। किंतु भारतीय संविधान ने वित्त के प्रावधान जो है इस प्रकार किए हैं जैसे कि राज्यों की केंद्र व सदैव निर्भरता बनी रहती है, यानी कि जब भी जो सेंटर होता है वो स्टेट को रेमिटेंस देता है या फिर फंड वगैरह देता है। भारत में राजस्व का अधिकांश हिस्सा केंद्र को दिया जाता है और केंद्र विभिन्न आयोगों की सिफारिश पर राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु राज्य विधेयकों का आरक्षित रखा जाना। संविधान का अनुच्छेद 2001 राज्यपाल को अधिकार देता है कि वो राज्य के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की संख्या हेतु आरक्षित कर सकता है। इस विधेयक को राष्ट्रपति मंजूरी दे भी सकता है और नहीं भी। जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में राज्य स्वायत्त निकाय होते हैं, वहाँ इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपाल जो कि किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, अर्थात राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। वो
तब तक अपने पद पर रहता है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो। यहाँ राष्ट्रपति की इच्छा का अर्थ है मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर आप इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि उसी की वजह से जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट्स में जो है गवर्नर हटा दिए जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन, बिना किसी वैलिड रीज़न के दिए हुए। जैसे किरण बेदी को हटाया था तो पुडुचेरी से, तो शी हैज़ पोस्टेड ऑन ट्विटर कि कोई रीज़न नहीं था, बट ये होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसी तरीके से वेस्टिंग ऑफ द रेजिडुअरी पावर इन द सेंटर, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अब संघीय व्यवस्थाओं में केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट जो विभाजन होता है, जैसे भारत में भी शक्तियों को 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची। यदि कोई विषय इन सूचियों में सम्मिलित नहीं हो पाया तो उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है सेंटर को होता है, या फिर संघीय व्यवस्थाओं में राज्यों को दिया जाता है, जैसे कि अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में। पर इन सिद्धांतों के विपरीत भारत में अपशिष्ट यानी कि रेजिडुअरी जितनी भी पावर्स हैं उनको जो है सेंटर को दिया जाता है, और इनमें ही ना कि राज्यों के पास होती है। तो सेंटर के पास होती है, राज्यों के पास नहीं होती। कनाडा में भी जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास ही हैं। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है इट इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम कनाडा। अब आती है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय यानी कि एज एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जर्मनी से लिया गया है ये, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वो संकटकालीन स्थिति में भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि आर्टिकल 20 एंड 21 की किसी भी स्थिति में निलंबन नहीं किया जा सकता। यह जो प्रोविज़न है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से जोड़ा गया था। सो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का जो संविधान है वहाँ से हमने क्या क्या लिया है। प्रस्तावना में सामाजिक यानी कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, 3 चीज़ें जो जोड़ी गई हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्यायों का आदर्श। उसके बाद आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि 4A में दी गई हैं, और मौलिक अधिकारों को देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत में सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। मूल कर्तव्य पहले से संविधान में नहीं थे, इन्हें संविधान के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा संविधान के जो पार्ट 4 है उसमें जोड़ा गया था। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ये इम्पॉर्टेंट कमेटी है, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इंदिरा गांधी द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया था। निर्देशक सिद्धांतों की तरह इन्हें भी कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। अब आती है फ्रांस से हमने क्या लिया है। सो इफ़ हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, रिपब्लिकन स्ट्रक्चर यानी कि गणतंत्र ढांचा, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें परंपरागत राजा या रानी के शासन के बजाय जनता द्वारा ही चुनाव प्रक्रिया के द्वारा शासन या प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं, ये डेमोक्रेसी या गणतंत्र कहलाता है। यह ऐसी व्यवस्था जिसमें देश का अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पदाधिकारी हो। भारत देश के संवैधानिक मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का पद आप कह सकते हो कि पैतृक नहीं है, यानी कि जेनेटिक नहीं है, ये जो है इलेक्ट किए जाते हैं। सो सिद्धांत पर आधारित नहीं है, वह एक निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष के लिए जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचित किया जाता है। स्वतंत्र, समता और विद्वता के आदर्श यानी कि फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं। अब हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। यह देश के शासन तंत्र को उपबंध करता है और सामाजिक अस्तित्व के लिए एक ठोस ढांचा प्रस्तुत करता है। किसी देश के संविधान का अपरिवर्तनशील होना उसके विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। प्रगतिशील समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए संविधान में समय समय पर परिस्थिति में अनुकूल संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान जो है पार्ट 20 के आर्टिकल 368
जो आर्टिकल है उसमें दिए गए हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में संशोधन की तीन विधि ये प्रक्रियाएं हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे कि संसद के साधारण बहुमत, संसद के 2/3 बहुमत से या राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति से। संसद के साधारण बहुमत से, जैसे जब सदन में उपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों का 50% से अधिक किसी विषय के पक्ष में मतदान देता है तो उसे साधारण बहुमत या फिर जो है सिंपल मेजॉरिटी कहा जाता है। संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन संसद के सामान्य बहुमत और सामान्य विधेयक के लिए विनिहित विधायी प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों में साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से कार्रवाई की जा सकती है: नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, उनका पुनर्गठन, विधान परिषदों का गठन एवं निलंबन, धन विधेयक, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव या फिर उपराष्ट्रपति को हटाना लोकसभा के द्वारा, और आर्थिक आपातकाल की घोषणा या राष्ट्रपति शासन की घोषणा, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, और 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची यानी कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। अब संसद के विशेष बहुमत से जो है सिंपल मेजॉरिटी की अगर हम बात करते हैं तो संविधान में संशोधन की दूसरी प्रक्रिया प्रथम प्रक्रिया की अपेक्षा कुछ कठिन है। इस प्रक्रिया के अनुसार स्पेशल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं हम, सॉरी इट इज़ स्पेशल मेजॉरिटी। इस प्रक्रिया के अनुसार संविधान के अधिकांश जो आर्टिकल्स हैं उसमें संशोधन हेतु विधेयक प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके पश्चात उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति से संविधान में संशोधित हो जाता है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन इसी प्रक्रिया के अनुसार होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। अब यहाँ पे बात आती है राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति से संविधान के उन अनुच्छेदों में संशोधन के लिए वो संघात्मक ढांचे जैसे केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित वे संबंधित हैं, उसमें संविधान के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यह प्रक्रिया अमेरिकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकी संविधान के संशोधन के जैसी ही है और उपर्युक्त 2 प्रक्रियाओं से अधिक मुश्किल और जटिल है। इस प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के बहुमत के साथ उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके साथ ही कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए। इसके पश्चात ही वह संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर संविधान में संशोधित हो जाएगा। ऐसे विषय जिनमें संशोधन इस प्रक्रिया द्वारा होगा इस प्रकार है, जैसे 7th शेड्यूल में संशोधन हेतु राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन में संबंधित और संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों के विस्तार से संबंधित संघीय न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद। उपर्युक्त प्रक्रियाओं से यह पता चलता है कि भारतीय संविधान में संशोधन बहुत आसानी से नहीं हो सकता, किंतु इतना कठोर होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, उसके माध्यम से संविधान में 60 से अधिक संशोधन कर दिए थे। इसीलिए 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसे जो है लघु संविधान भी कहा जाता था, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भारत में जहां सभी चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली पर आधारित हैं, वहीं राज्यसभा का चुनाव जो है खुली मतदान प्रणाली पर आधारित है और खुली मतदान प्रणाली से सभी मतदाताओं को अपना मत दिखाकर डालना होता है। खुली मतदान प्रणाली केवल राज्यसभा के निर्वाचन में ही अपनाई जाती है। प्रत्येक राजनीतिक दल जिसके विधायकों के रूप में सदस्य हैं, यह पता लगने के लिए अपना एक केवल राज्य के अपनाई प्रत्येक राजनीतिक दल यह पता लगाने के लिए अपना एक प्राधिकृत एजेंट नियुक्त कर सकते हैं कि उसके सदस्य विधायकों में जिसको मत डालना है, प्राधिकृत एजेंट
रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान केंद्रों के भीतर उपलब्ध कराई गई सीटों पर बैठेंगे। उन विधायकों जो राजनीतिक दलों के सदस्य हैं वो अपने मतपत्र पर निशान लगाने के बाद और मत पेटी में डालने के पहले अपने अपने दल के प्राधिकृत एजेंट को, यानी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनको चिन्ह पत्र दिखाना आवश्यक होता है कि जो है पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है। तो ये जो थे स्पेसिफिकेशन थे और क्वासी फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसके लिए तो कुछ स्पेसिफिकेशन जो मैंने रिप्रेजेंट किए हैं स्केच यानी कि पेन से, तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। जो कुछ फिगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने नोट्स में। अब इस फिगर में हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। चेंज नेम वगैरह चेंज करना, बाउंड्री ऑफ स्टेट, तो ये जो पावर दी गई है। आर्टिकल 254 जो बात करता है 52 सब्जेक्ट अंडर दिस आर्टिकल इफ़ देयर इज़ अ क्लैश बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, तो सेंटर के जो लॉज होंगे वो प्रिवेल करेंगे। आर्टिकल 356 बात करता है प्रेसिडेंशियल जो पावर्स होती हैं और उसमें जो है प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी पावर है उसके लिए प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी। उसके बाद आता है आर्टिकल 201 गवर्नर कैन सेंड एनी अमेंडमेंट बिल टू प्रेसिडेंट फॉर हिज जो एडवाइस और उसके लिए जो है दिया जाता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट में करंट में 98 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में जो है 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो है सारी चीज़ें दी गई हैं। आर्टिकल 249 अगर राज्यसभा चाहे तो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट में कानून बना सकता है और राष्ट्रीय हित को घोषित कर सकता है। उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। 2/3 मेजॉरिटी से राष्ट्रहित के लिए किसी स्टेट में सब्जेक्ट को भी सब और उसमें जितने भी कानून हैं उसको बनाने के लिए अलाउ कर सकता है और ये जो है उसी तरह से एक्शन मिल जाएगा। अब ये वाली जो फिगर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब फेडरेशन वाली फिगर आपने देखी होगी कि स्टेट जो है ओपन, जो कोई बाउंड्री ऐसे नहीं है कि बाहर की तरफ जो है अंदर गैप है। तो ये गैप दर्शाता है कि जो स्टेट्स हैं वो फेडरेशन में संघात्मक में एक साथ रहेंगी, यानी कि संघ है प्रॉपर और स्टेट अलग अलग हैं। उसी तरीके से जो यूनिटरी फीचर में जो है संघ के जो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, फेडरेशन में ऐसा नहीं है। तो जो इंडिया है, क्योंकि सेंटर जो बीच वाला पार्ट है वो सेंटर है और जो एरो से दिखाए गए हैं वो स्टेट है और बाहर की जो बाउंड्री वॉल है फेडरेशन में उसको क्लोज़ किया गया है और जो कन्फेडरेशन है उसमें क्या है ओपन किया गया है, यानी कि गैप दिए गए हैं डॉट से। तो ये चीज़ दर्शाती है कि जो फर्स्ट है ना संघ का विनाश हो सकता है और ना ही बाहर किए जा सकते हैं, यानी कि इंडिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स एंड इंडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन। अब अविनाशकारी राज्यों का विनाशी संघ, इसमें यानी कि जो स्टेट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से आ तो सकते हैं पर जा नहीं सकते। दूसरी चीज़ आती है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अविनाशकारी राज्यों का विनाशी संघ में दिस सिस्टम डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज नो यूनियन इज़ अलाउ इट्स स्टेट टू सेपरेट। तो अभी के लिए जैसे इंडिया का तो क्वासी फेडरल है, यानी कि यूनिटरी फीचर भी हैं उसमें और जो है फेडरल फीचर भी हैं, तो कोई भी स्टेट इतनी ऐसे आसानी से इंडिया से अलग नहीं हो सकता। लास्ट वाली लाइन में जो लिखा है इंडिया इज़ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यानी कि क्वासी फेडरल है, इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इंडिया हैज़ बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि फेडरल भी है और यूनियन भी है। तो ये था अभी तक का स्पेसिफिकेशन। अब इसमें जो है फेडरल सिस्टम और यूनिटरी के फीचर दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लेना खुद से। उसके बाद जो है कुछ जैसे क्वासी फेडरल के परमानेंट गवर्नमेंट क्या है ये दिए हुए हैं। बिल्स जो हैं 3 टाइप के बिल्स हैं वो देख लेना आप पॉज करके। और उसके बाद हैं टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो ये जो है इमेजेस हैं आप इनकॉर्पोरेट कर ला उस जो थ्योरी है उसके साथ। और ये जो है इमरजेंसी प्रोविजंस थे। तो ये जो था
ये था कॉन्स्टिट्यूशन की जो बोरोइंग थी इंडिया की, और किस किस कंट्री से क्या क्या लिया गया, कुछ जो भी इंडिया में फ़ीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारे काफ़ी डिटेल में बात करी है हमने। आई थिंक आपको ना इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और आप इसको 2-3 बार देख सकते हो लेक्चर को, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। क्योंकि सामने जब होता है कि ऑफ़लाइन क्लासेस में एक चीज़ समझ आती है कि हाँ ठीक है, कुछ चीज़ नहीं समझ आई, बट यहाँ क्या है कि सिर्फ़ एक कैमरा होता है और वहाँ पे बस समझाना होता है। तो इसीलिए मैंने नोट्स के साथ इनकॉर्पोरेट किया है इसको। आई थिंक आपको ना चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर किसी को इनके समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करवाए जा सकें। बाकी टॉपिक वाइज़ आप जो है यूट्यूब में भी सर्च करके और अच्छे तरीके से इलैबोरेट करके देख सकते हो। सो आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कुछ जो इमेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पॉज करके आप देखना, तो उसके फीचर्स जो हैं आपको उसका क्रक्स मिल जाएगा। ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो राइटिंग मैंने बताई है। तो बाकी जो है प्री के लिए, जैसे आप ये फिगर देख सकते हो, उसके अलावा जो मैंने फिगर्स हाथ से बनाई हुई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपनी नोट्स में ज़रूर आप इनकॉर्पोरेट कर लो, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। आई थिंक थिंग्स आर क्लियर टू यू, और आपको हेल्प हो रही होगी स्टडी में। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।